इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर आप हिटलर को इस दुनिया का सबसे रूथलेस इंसान मानते हो तो आप कितने गलत हो। एंड आई एम श्योर कि जिसने वो वीडियो देखी होगी वो ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि लियोपोल्ड और स्टालिन के सामने तो हिटलर की कोई औकात ही नहीं थी। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि लियोपोल्ड और स्टालिन हिस्ट्री के सबसे रूथलेस डिक्टेटर्स थे, बट आई वॉज रॉन्ग। यस, मैं ये खुद बोल रहा हूँ, मैं गलत था। बिकॉज आज जिस इंसान के बारे में आप अपने कानों से सुनने वाले हो उसके बारे में जब मैं खुद से रिसर्च कर रहा था देन आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि यार ऐसा करने के बारे में कोई इंसान सोच भी कैसे सकता है। वैसे मैं इसे इंसान तो शायद गलत ही बोल रहा हूँ। आप खुद से इस वीडियो के लास्ट में अपने थॉट शेयर करना कि इसे इंसानों की कैटेगरी में रखना चाहिए भी या नहीं। अगर आपने इस वीडियो के पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा तो जाओ जाकर पहले वो देखो। दैट वीडियो विल वर्क एज अ वार्म अप ताकि आप वापस आकर ईडी अमीन की स्टोरी को झेल पाओ। बट इफ योर हार्ट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल दिस देन कीप वॉचिंग, बिकॉज दिस इज नॉट अ नॉर्मल वीडियो जो मैं पोस्ट करता हूँ। दिस इज द डार्क वर्ल्ड सीजन 1 एपिसोड 2। घटिया से भी घटिया काम आप जो सोच सकते हो ना, वो ये इंसान अपनी लाइफ में ऑलरेडी कर चुका है। ईडी अमीन की हैवानियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अगर आप लियोपोल्ड, स्टालिन और हिटलर के कारनामों को कंबाइन भी करोगे तो भी वो ईडी अमीन के सामने बच्चे लगेंगे। ये वो इंसान था जिसने अपने पर्सनल जेल खाने में अपनी चौथी प्रेग्नेंट बीवी को सालों तक कैद करके रखा। उसके हाथों को काटकर पैरों की जगह सिल दिया और उसके पैरों को काटकर हाथों की जगह सिल दिया। और जब घंटों का दर्द सहने के बाद वो मरी तब ये अपनी बीवी और 7 महीने के अनबॉर्न चाइल्ड को काटकर उसका मांस खाने लगा। ईडी अमीन ने अपनी जिंदगी में युगांडा के अंदर ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जिसके बारे में सुनकर लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी युगांडा में किसी को इन सब के बारे में भनक तक नहीं लगी, बल्कि वहां के लोगों के लिए ईडी अमीन एक हीरो से कम नहीं था। और शायद इसी वजह से वहां के लोगों ने ईडी अमीन को अपने प्रेसिडेंट के रूप में भी चुन लिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान जो इतना बुरा हो उसे लोग अपना प्रेसिडेंट कैसे मान सकते हैं? ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? वेल, इसको समझने के लिए हमें ईडी अमीन को थोड़ा और गहराइयों से समझना पड़ेगा और यही इस वीडियो का सबसे डेंजरस पार्ट है। उस वक्त युगांडा में अलग अलग ट्राइब्स रहा करती थी। उसी में से एक ट्राइब थी जिसका नाम था काकुआ। ईडी अमीन का जन्म भी इसी काकुआ ट्राइब में रहने वाले एक परिवार में हुआ था। इस ट्राइब के लोगों की खासियत ये थी कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हुआ करते थे। इस ट्राइब के लोगों के लिए इंसान का मीट और इंसान का खून पीना काफी आम बात हुआ करती थी। इन्हीं सब के बीच में ईडी अमीन भी बड़ा हुआ था और उसके लिए किसी इंसान को मारकर उसका खून पीना बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। ईडी अमीन एक काफी गरीब परिवार में पैदा हुआ था और साथ ही साथ उसके माता पिता भी उसके बचपन में ही एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके बाद उसकी माँ उसे लेकर युगांडा के बॉम्बो शहर में शिफ्ट हो गई। लेकिन वो बहुत ही गरीब थी, इसलिए वो ईडी अमीन की एजुकेशन को आगे कंप्लीट नहीं कर पाई और ईडी को चौथी क्लास में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। घर चलाने के लिए इधर उधर छोटे मोटे काम करने पड़े। उस वक्त युगांडा भी बाकी देशों की तरह ब्रिटिश रूल के अंडर में था और 20 साल की उम्र में ही ईडी अमीन ने ब्रिटिश मिलिट्री में एक असिस्टेंट कुक की नौकरी हासिल कर ली। ईडी अमीन की हाइट 6 फुट 4 इंच और वेट करीब 130 किलो का था और साथ ही साथ उसे युगांडा की लोकल लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से आती थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने ईडी अमीन को एक अच्छे रैंक पर पहुंचा दिया और बदले में ईडी अमीन ने अफ्रीका में दबदबा बनाए रखने में ब्रिटिशर्स की मदद की। वो ब्रिटिशर्स के लिए इतना ज्यादा लॉयल हो चुका था कि वो अपने ही देश के लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारा करता था। 1952 से लेकर 1960 तक माओ माओ रिवॉल्ट में केन्या और सोमालिया के खिलाफ ब्रिटिशर्स की तरफ से ईडी अमीन लड़ रहा था। इसके दौरान ईडी अमीन ने केन्या और सोमालिया के अंदर लाखों लोगों को मरवा दिया। वो इतना बेरहम था कि जंग में पकड़े गए लोगों को वो जिंदा ही दफना दिया करता था या फिर इतनी बुरी मौत मारा करता था कि कई बार तो उसके खुद के सोल्जर्स ही ये सब देखकर बेहोश हो जाया करते थे। और ये सब देखकर ब्रिटिशर्स ने उसकी रैंक और भी ज्यादा ऊंची कर दी। 1962 में वो ब्रिटिश आर्मी की सेकंड मोस्ट हाईएस्ट रैंक पर पहुंच गया था। इसी दौरान ईडी अमीन को एक नया दोस्त भी मिल गया था। इसका नाम था मिल्टन ओबोटे। ओबोटे और ईडी की मेंटालिटी बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती थी और इसी मेंटालिटी के चलते ओबोटे और ईडी अब ब्रिटिशर्स की नाक के नीचे उनके वेपन्स और रिसोर्सेज की स्मगलिंग करने लगे। इस काले धंधे के बारे में अगर युगांडा में किसी को भी खबर होती थी तो ये उसे उसके परिवार सहित मरवा दिया करते थे। कई बार तो ये सिर्फ शक के आधार पर पूरे के पूरे गांव को ही खत्म कर दिया करते थे। अब युगांडा में मिल्टन ओबोटे और ईडी अमीन के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर था ही नहीं और इसीलिए 1962 को जब युगांडा को आजादी मिली तो मिल्टन ओबोटे वहां का प्रेसिडेंट बन गया और ईडी अमीन बन गया कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन इससे पहले तो ये दोनों सेम पोस्ट पर थे और दोनों दोस्त भी थे, इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद ईडी अमीन को प्रेसिडेंट के नीचे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, बल्कि वो अब खुद प्रेसिडेंट बनने के सपने देख रहा था। प्रेसिडेंट बनने की चाहत उसकी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसने ओबोटे के खिलाफ पूरी की पूरी आर्मी ही खड़ी कर दी।
अब बस उसे दो चीजें चाहिए थी, प्रेसिडेंट की पोजीशन और ओबोटे की मौत। लेकिन वो जानता था कि उसने अगर डायरेक्टली ओबोटे को मरवा दिया तो लोगों से उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो सकता है। इसलिए वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में लग गया। वो लोगों के बीच में जाता, उनके साथ डांस करता, यहाँ तक कि उनके घरों में जाकर उनके साथ खाना खाता। लोगों ने जब देखा कि एक इतना बड़ा आदमी कैसे हमारे साथ घुल मिल कर रह रहा है, तो वो इमोशनली ईडी अमीन के साथ अटैच हो गए। लेकिन वो शायद ये भूल रहे थे कि बकरे को हलाल करने से पहले उसे प्यार से पाला जाता है। कुछ समय बीतने के बाद ईडी अमीन को वो मिल चुका था जो उसे चाहिए था, यानी अब युगांडा को एक नया प्रेसिडेंट मिल चुका था। और यही वो दिन था जब युगांडा के काले दिन शुरू होने वाले थे। इसी के चलते इसकी आर्मी ने सिर्फ और सिर्फ शक के बेसिस पर पूरे के पूरे गांव को ही गोलियों से भून डाला। इन गांव में करीब 20,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे जिन्हें ईडी अमीन ने गोलियों से भून डाला। उन गांव के लोगों को इतना ब्रूटली मारा गया था कि मैं आपको वो वीडियोस दिखा भी नहीं सकता। यहाँ तक कि उसने युगांडा में एक अनाउंसमेंट की जिसमें उसने कहा कि युगांडा में सिर्फ युगांडियंस ही रहेंगे और एशियंस की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। I had a dream sent last night from God. He has instructed me to throw out all Asians from the country. Uganda must be for Ugandans only. इस अनाउंसमेंट के बाद जो कोई भी एशियन या फिर बाहर का इंसान युगांडा छोड़कर नहीं गया, उसके साथ क्या हुआ होगा वो आप समझ ही गए होंगे। ऐसा कहा जाता है कि ईडी अमीन ने 4,000 लोगों को उनके हाथ पैर कटवाकर उन्हें मगरमच्छों के झुंड में फेंक दिया था। लोग अच्छे से टॉर्चर हो रहे हैं या नहीं, ये मॉनिटर करने के लिए ईडी अमीन ने अपने बंगले के बाहर 5 बड़े बड़े चेंबर्स बनवाए हुए थे। ये चेंबर्स पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड रहते थे और एक खिड़की तक भी इन चेंबर्स में नहीं हुआ करती थी। ये चेंबर्स इतने ज्यादा कंजेस्टेड हुआ करते थे कि यहाँ पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। और उल्टा इन टॉर्चर चेंबर्स के अंदर टॉक्सिक गैसेज छोड़ दी जाती थी। यही वो चेंबर्स थे जहाँ ईडी अमीन ने अपनी चौथी प्रेग्नेंट बीवी को कैद किया था और बाद में उसके हाथ काटकर पैरों की जगह और पैर काटकर हाथों की जगह सिल दिया था। इन टॉर्चर चेंबर्स में उसने करीब 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को मरवा दिया था। बहुत बार तो ईडी अमीन जिन लोगों को मारता था उनकी लाशों को अपने कमरे में ले जाकर उनके साथ घंटों तक बातें किया करता था और कभी कभार तो उनके साथ सो भी जाया करता था। कहा जाता है कि एक बार उसकी 5वीं बीवी ने जब उसके कमरे में एंट्री की तो उसने देखा कि ईडी अमीन एक लाश के साथ सो रहा था और उसके कमरे में 2 बड़े फ्रीजर्स थे जिसके अंदर लोगों के कटे हुए सर रखे हुए थे और काफी सारी लाशें तो जमीन पर ऐसे ही पड़ी हुई थी जिनके कुछ बॉडी पार्ट्स गायब थे, जैसे कि लिवर्स, लिप्स, यहाँ तक कि उनके जेनिटल्स भी। कहा जाता है कि ईडी अमीन उन लाशों में से उन पार्ट्स को निकालकर खा जाया करता था। ईडी अमीन के इस चेहरे के बारे में कोई नहीं जानता था, बल्कि लोगों के लिए तो वो उनका हीरो था। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में बहुत दम होता है। जो इंसान लोगों के ऑर्गन्स खाया करता था, 16 अगस्त 2003 में उसकी ऑर्गन फेलियर से ही मौत हो गई। अब आपका क्या कहना है ईडी अमीन के बारे में, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और आपने अगर इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो लेफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे सीधा वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।